नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट में सीडीपी ईबीएस हिंदी की लगातार वीडियो डाल रहा हूं और सीडीपी की इसी सीरीज़ में पैडागोजी से आज मैंने क्लास को लिया है और पैडागोजी के क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी क्लास में देखेंगे, क्योंकि पैडागोजी अपने आप में काफ़ी मायने रखती है। 14 से 15 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के अंतर्गत और 30 में से लगभग 15 क्वेश्चन सीडीपी से मिलते हैं। 15 क्वेश्चन सीडीपी से मिल जाते हैं वो पैडागोजी से 30 में से। तो इसी पैडागोजी को आज देखेंगे क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आप एक टीचर बनेंगे, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, है ना, तो पता होना चाहिए कि अपने पे कैसे करके क्वेश्चन को हल करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? जनवरी 2021 प्राइमरी लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके विकल्प देख लेते हैं। 4 ऑप्शन क्या हैं। पहले में दिया है अनुकरण या नकल और दोहराना। दूसरे में दिया है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। और इसी वीडियो में मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता रहूँगा कि क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव टैग वर्ड कौन से होते हैं और नेगेटिव क्या होते हैं। नेगेटिव हमको कैसे दिमाग लगाना है कि ये नेगेटिव है। देखो यहाँ पर कह रहा है अनुकरण, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया उसने नकल और दोहराना, तो ये कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, नकल नहीं करना है। विषय वस्तु को यंत्रवत, अरे यंत्रवत थोड़ी सीखना है, ये भी नहीं होगा। बिना विश्लेषण के, अरे विश्लेषण नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, तो ये भी गलत हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, ये सही हो जाएगा। इस तरह से आप पहले गलत को हटाइए और उसके बाद में सही तो खुद ही मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं पैडागोजी का। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की बात हो रही है। जनवरी 2021 पेपर फर्स्ट, ये भी प्राइमरी में पूछा गया है। आप देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। यंत्रवत याद करना बिल्कुल हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अभी बताया मैंने, बच्चों को दंड देकर, आप एक टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाने जाएंगे या पढ़ाने जाएंगी, तो आप बच्चों को दंड नहीं दे सकते। आप कौन हो? एक सुगम करता है, जैसे कि बहुत सारी क्लासों में बताया गया है ना, कि आप कौन है? सुविधा दाता है, सुगम करता है। और किसको ध्यान में रख के? बच्चे को ध्यान में रख के शिक्षा दी जाती है। बच्चा क्या है? केंद्र बिंदु है, बच्चा के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्षण पर जोर देकर। और चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें क्या है? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। बहुत आसान भी क्रियाकलाप नहीं देना है, नहीं तो बच्चा फिर आसान ही पढ़ेगा, कठिन को कैसे हल करेगा। तो तीसरा सही हो जाएगा, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्षण पर जोर देकर। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने माध्यम से पेडागोजी को अच्छे सरल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ मैं और आप समझ जाएं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। तो क्या विश्लेषण करना चाहिए? त्रुटियों का मतलब क्या होता है? मिस्टेक यानी गलती, ठीक है। तो जनवरी 2021 पेपर फर्स्ट, ये भी प्राइमरी में पूछा गया है, ये भी जनवरी 2021 का है। इसके विकल्प क्या है? अधिगम केवल गलतियों के शोधन पर निर्भर होता है। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, केवल वालों को काट देना है पहले ही, क्योंकि हमें केवल की बात नहीं कर रहा है, एक की बात नहीं करना है केवल, ठीक है। ये ऐसे कट गया। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। ये दंड नेगेटिव टैग वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको नहीं लेना है। अब बचे 2। गलती की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। 3 में ये कहा जा रहा है और 4 में कहा जा रहा है इसके आधार पर ज़्यादा गलतियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अलग तो किसी को नहीं करना है, सबको सम्मिलित रूप से सबको पास में बिठाल के समावेशी शिक्षा की बात होती है, तो अलग तो कर ही नहीं सकते। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। गलती की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझते होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसमें क्या 20 अगस्त पेपर फर्स्ट, ये भी प्राइमरी में पूछा गया है और ये लेटेस्ट 2023 की बात कर रहा है, 2023 ही चल रही है। अभी जो पेपर हुआ है 20 अगस्त को, ये प्राइमरी लेवल का पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है ये पैडागोजी का। आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पैडागोजी में पूछे जाते हैं। इसके 4 विकल्प देख लेते हैं। पहला ही विकल्प पहला ऑप्शन है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के
उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है। दूसरे में कहा जा रहा है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया की परिभाषा क्या है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तो ये तीनों बेकार हो जाएंगे और ये वाला सही हो जाएगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, ये बात कही जा रही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित तरीका है। क्वेश्चन अच्छा है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है पेडागोजी का, कई बार पूछा भी गया है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। क्या करेंगे, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। अवसर देना क्या होता है ना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमेशा याद रखना है अवसर देना। अब जैसे प्रोत्साहित है, ये भी पॉजिटिव है। अब हतोत्साहित है, ये कैसा है, नेगेटिव है। दंड देना कैसा है, नेगेटिव है। तो कुछ ये ऐसी बातें होती हैं जो हमें खुद से सेल्फ से रिलेट करके देखना पड़ती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उसी से ही हमारे पेडागोजी में सही और गलत का पता लगता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ईजी टॉपिक भी है और हार्ड भी है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना। देखो यहाँ पर हतोत्साहित की बात कर दी, बिल्कुल इसको नहीं लेना है, काट देना है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पर प्रोत्साहित तो कर रहा है, लेकिन कठिन समस्या प्रॉब्लम की बात कर दी तो इसलिए ये कट जाएगा। 4 नंबर में देखेंगे, उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना। अरे ये कोई बात होती है, ये भी कट गया, तो पहला ही सही हो जाएगा। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, हमें अवसर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा ... अवधारणा के बारे में पूछा जा रहा है। 2023 20 अगस्त, और ये भी प्राइमरी लेवल में पूछा गया है। आप क्वेश्चन देख लीजिए। तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, ऐसा होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, या अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, या जटिल से, नीचे और दिखा देते हैं, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। क्या सही हो जाएगा इसमें, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे। अमूर्त से मूर्त की ओर कैसे बढ़ जाएंगे, मूर्त से मूर्त की ओर तो बढ़ते हैं, ठीक है। जटिल से सरल की ओर, अरे पहले कठिन करोगे फिर सरल करोगे, पहले सरल करेंगे फिर कठिन करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। तर्क संगत से ये भी गलत हो गया, तो दूसरा वाला सही हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे। और प्लीज़ मेरे जितने चैनल पे जितने भी भाई बहन आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे ... क्या चाहिए, टीचर की बात हो रही है और समावेशी कक्षाओं की बात हो रही है। 20 अगस्त प्राइमरी लेवल 2023 में पूछा गया है, पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करेंगे, क्या ये ठीक रहेगा। विविध दृष्टिकोण को शामिल करेंगे, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करेंगे, खुद तो करना नहीं है कुछ, ठीक है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखेंगे, बाधा के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखना है। तो इसमें कह रहा है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करेंगे, विविध दृष्टिकोण को शामिल करेंगे, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करेंगे, विविधता को एक बाधा के रूप में देखेंगे। उपरोक्त में से कौन सा सही है, ये कोड में दिया है, अब इसमें से देखेंगे क्या क्या सही है। BCD सही है, ABCD सही है, ABC सही है, या ACD सही है। अब ABC सही है, कैसे सही है देखिए क्या क्या पॉजिटिव है इसमें। ABC सही है। अब ABC यहाँ से फिर से देख लेते हैं। ए इसलिए सही है कि पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करेंगे, बिल्कुल बात है, सिलेबस की बात तो होनी चाहिए। और विविध दृष्टिकोण को शामिल करेंगे और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करेंगे। ABC इसलिए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता है ... क्या विविधता है विद्यार्थियों के बारे में। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पर भी ये नेगेटिव वर्ड है, ये वाला बाधा और अवरोध, ये दोनों ही कैसे वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, हमेशा याद रखना है। ऐसे क्वेश्चनों ऐसे ऑप्शन को तुरंत काट देना है। दूसरे में कह रहा है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, महत्व देना चाहिए, ये बात तो ठीक है और यही बात सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं, क्या है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अरे ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, उपेक्षा तो नहीं कर सकते। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। अरे बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये बात भी गलत है, ध्यान में नहीं रखोगे तो पढ़ाएंगे कैसे, है ना।
तो सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? दिसंबर 2019 प्राइमरी लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया है और प्राइमरी लेवल पे एग्जाम में पूछा गया है और दिसंबर में पेपर हुआ था। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, क्या ये ठीक होगा? विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि भाई तुम्हारे नंबर ज़्यादा है तो तुम ही सही हो। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, पहला वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को, एक टीचर को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को डॉट डॉट क्या करना चाहिए? दिसंबर 2019 प्राइमरी लेवल में पूछा गया है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी करोगे, कि आज कर दिया तुमने फिर 4 दिन बाद करोगे फिर 10 दिन बाद करोगे, ऐसा नहीं है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तीसरे में है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। मैंने बताया था हतोत्साहित कैसा वर्ड है, नेगेटिव नहीं लेना है, बात पॉजिटिव क्यों हो रही है, प्रोत्साहित तो आता है पॉजिटिव में। तैयार नहीं करना चाहिए, ये बात भी गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? क्वेश्चन अच्छा है और रिपीटेड है, पेडागोजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, क्या यह ठीक होगा? दूसरे में है यंत्रवत याद करना। देखिए इसमें यंत्रवत कह दिया, ये तो गलत ही हो गया। योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ये भी गलत है। केवल वाला तो ये पहले ही कट जाएगा, केवल की बात करना ही नहीं है, तो इसमें पहला वाला ठीक हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? हमारी जो बहनें पढ़ रही हैं, क्लास को देख रही हैं, वो टीचर बनेंगी, सरकारी अध्यापिका बनेंगी जाके, और भाई हमारे अध्यापक बनेंगे, जाके पढ़ाएंगे। तो अपने को अपने ऊपर रख के देखिए सेल्फ में कि आप क्या करेंगे। बच्चों को दंडित करना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं करना है, नेगेटिव है ये, दंडित तो बिल्कुल ही नहीं करना है। बार बार याद करने के द्वारा बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए। अरे ऐसा भी नहीं करना है, बार बार याद करने की बात कही गई है। 3 है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है ना, उदाहरणों के माध्यम से बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। आप टीचर हैं, अध्यापिका अध्यापक हैं, अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप पढ़ाने के लिए आए हैं, तो ये नहीं हो सकता। 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज सकते हैं? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला है प्रत्योगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, और एक व्याख्यान देके। ये अन्वेषण शब्द कैसा है? ये पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है, तो सी वाला सही हो जाएगा, थर्ड। 14 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? रिपीटेड पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सीटेट में, पेडागोजी में, जो सेम टू सेम बना दिए जाते हैं। तो 2-3 वीडियो में सारे प्रीवियस करा दूंगा। ये पहली वीडियो है मेरी पेडागोजी की, और यहाँ पर 30 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 30। और एक पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं पेडागोजी के, और 15 जीन प्याजे, वाइगोस्की, चामोस्की, कोहलबर्ग और गेस्टार्डवादी, इन सब से पेपर बन जाता है। और जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से सीटेट बार बार पूछता है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, फालतू का नहीं पढ़ा रहा हूँ। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे नंबर से सीटेट में पास हो जाइए। बाद में चाहे अनसब्सक्राइब कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? जेंडर की पहचान हो रही है, या जेंडर संभाव्यता हो रही है, जेंडर समरूपता हो रही है, जेंडर पक्षपात हो रहा है। तो आप समझ ही चुके होंगे, लगभग 70-80% लोगों को इसका आंसर पता ही होगा।
कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। तो भाई ये गलत हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जेंडर पक्षपात हो रहा है, यानी कि डी सही हो जाएगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा 14 का। जेंडर पक्षपात हो रहा है, लड़का और लड़कियों में भेदभाव हो रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था या जन्म से पूर्व की अवधि? तो जन्म से पूर्व की अवधि, ये सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पाठ या ढांचा, सी सही हो जाएगा, यानी थर्ड वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, अरे ऐसा तो नहीं करना है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ये वाला बिल्कुल ठीक है। चर्चा करेंगे तभी बच्चों में सुधार आएगा कि किसी से भेदभाव नहीं करना है, सब एक समान है। समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक टीचर को क्या करना चाहिए समावेशी क्लास में? आसक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति भाव प्रदर्शित करना चाहिए, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है, बच्चों को अपाहिज, बच्चा, मंदबुद्धि, बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, केवल की बात नेगेटिव हो गई, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऊपर वाले में कह रहा है आसक्त अधिगम करता हो, तो आसक्त भी नेगेटिव में आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब जो बच्चा वही पॉजिटिव होगा वही आंसर होगा। इसको देख लीजिए, ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुरूप सीखने की क्षमता है, बिल्कुल ठीक बात है, यही आंसर होगा। 19 नंबर देख लीजिए, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? जो टीचर हैं, जो कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना दे रहे हैं बच्चे, तो उनके साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे? पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना, ऐसा करेंगे क्या? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। 2 नंबर पॉइंट में देखते हैं, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। इससे बढ़िया पॉइंट और कुछ नहीं मिल सकता। क्या उनकी अरुचि का कारण जानेंगे कि उनकी रुचि क्यों नहीं है पढ़ने में, आखिर पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं? ये नहीं कि लाके लाठी और बस बजाना चालू कर दिया और पीटना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्याधिक वर्कशीट देंगे, अरे ऐसा भी नहीं करना है कि उल्टा कर देंगे, बहुत सारा वर्क दे दिया कि जाओ घर से करके लाओ। बच्चों को कक्षा से बाहर करेंगे, ये भी निगेटिव है, बिल्कुल नहीं करना है, बाहर तो बिल्कुल नहीं करना है कक्षा से। तो उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजा अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन अच्छा है पेडागोजी का। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, खारिज कैसे कर देंगे? ये भी निगेटिव टैग बैड है, ये वाला खारिज तो करेंगे ही नहीं। बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम एक टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, अनदेखा कैसे कर देंगे? जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट कर रहे हैं कि सर ये गलती है, आपने यहाँ गलत पढ़ाया है, तो मैं चेक करूँगा, देखूँगा, रिव्यू करूँगा अपनी वीडियो का कि वास्तव में मेरे यहाँ पर मैंने जो पढ़ाया है वो गलती है क्या, है ना? तो कमेंट भी करना ज़रूरी होता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, इससे क्या पता लगता है। तो यही बात यहाँ पर है, बच्चों के विचारों सिद्धांतों को अनदेखा नहीं करना है। बच्चा कुछ कह रहा है तो उसे हमें सुनना है और देखना है, अनदेखा नहीं करना है। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, डांटना, दंड देना, अभी मैंने बताया है, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड हैं, ठीक है। अब लास्ट है, संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। संवाद यानी बोलचाल के द्वारा, यानी अपनी भाषा के द्वारा, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, यही ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चों की सामाजिकरण की, है ना, 21 नंबर। तो ये क्या है? ये प्राथमिक एजेंसियों में आते हैं या मध्य में आते हैं या द्वितीय में आते हैं या मनोवैज्ञानिक एजेंसियों में आते हैं? तो ये प्राथमिक एजेंसी में बच्चे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से
पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन अच्छा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। विसर्जन, विभेदित निर्देशन या संवर्धन या त्वरण, और ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संरचनावादी उपागम बताता है कि डॉट ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम की बात हो रही कि ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है। 23 नंबर में 23 में अनुबंधन सही होगा, दंड सही होगा, यंत्रवत याद करना सही होगा। देखो दंड तो बिल्कुल गलत है, यंत्रवत बिल्कुल गलत है, ये दोनों बिल्कुल गलत है। अनुबंधन भी नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का पूर्ण ज्ञान, ये डी वाला सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। हाल में ही पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? 24 नंबर में कहा जा रहा है ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जेंडर की बात हो रही है, रूढ़िवादिता की बात हो रही है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। बाकी आप चारों देख सकते हैं, ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, ये जेंडर विविधीकरण को बढ़ाता है, ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। ये तीनों गलत हैं, जबकि ऊपर वाला सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट विधि ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होती है। ये विद्यार्थियों की खोजी बना देता है। ये पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक केंद्रित तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ बालक केंद्रित होता है। बालक को केंद्र में यानी ध्यान में रख के ही शिक्षा दी जाती है। बालक क्या है? केंद्र बिंदु है। बालक के इर्द गिर्द ही सब कुछ होता है। और डी में है ये स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। सही विकल्प का चयन करें। कौन सा सही होगा इसमें? ए, बी और डी। ए, बी और डी देख लीजिए ऊपर फिर से। ए, बी और डी। ए, बी। ए में क्या है? ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, और बी में है ये विद्यार्थियों की खोजी बना देती है, और डी में लास्ट जो अभी देखा था ये स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है, नेगेटिव में ही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़के दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है और नहीं में पूछी जा रही है। देखिए 3 नंबर है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में बिठाना। और 4 नंबर है सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो दूसरा सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सोशल साइंस की बात हो रही है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंध का बोध दिशा कराना। ये बात सही है। 2 में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तत्व याद करवाना। और 3 में कहा जा रहा है समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णय को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। और 4 में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। तो पहला वाला सही हो जाएगा। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंध को बोध दिशा कराना। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये भी नहीं में पूछ रहा है, नहीं में बताना है। विकास परिवर्त होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। अरे बिल्कुल करते हैं, ये बात तो ये वाला सही हो जाएगा, थर्ड वाला। चौथा भी देख लीजिए। विकास जीवन पर्यंत होता है।
और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य? पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा, यही ठीक है। विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि परिवार क्या होता है, प्राथमिक कारण में आता है और विद्यालय दूसरे नंबर पे आता है, ना कि विद्यालय पहले पे और परिवार दूसरे पे। क्योंकि बच्चे का सबसे पहले विकास और कहाँ से बच्चा सीखता है? विद्यालय से ना सीख के पहले सबसे पहले घर से सीखता है। तो ये वाला दूसरा वाला सही हो जाएगा। बाकी थर्ड और फोर्थ भी देख लीजिए। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, विद्यालय एक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, मैंने अभी बताया, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। परिवार द्वितीय नहीं हो सकता, परिवार प्रथम पे आता है, इसलिए ये भी कट गया। तो इसका ये वाला ठीक ही रहेगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छी क्लास के साथ।